हम लोग बात करने वाले थे फिक्टे पे। और फिक्टे को समझना इसलिए जरूरी है कि फिक्टे आपने नहीं समझे तो हीगल नहीं आएंगे, और हीगल नहीं आए तो हीगल नहीं आए तो मार्क्स नहीं आएंगे। हीगल और मार्क्स एक जैसी बात करते हैं, और इनकी बात की शुरुआत फिक्टे से होती है। लेकिन कांट से फिक्टे प्रभावित है, फिर भी कांट से अलग है। वो कांट जैसी बात नहीं करता। कांट ईश्वरवादी है। कांट ईश्वरवादी इस रूप में कि वो ये मानता है कि ठीक है, नैतिकता, स्वतंत्रता और समानता है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता, इसका सम्मान ये आपके मनों में पैदा ही तब होगा जब आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखो। अगर आपको ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं तो आप स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों का कोई सम्मान ये करेंगे ही नहीं। कांट इस मत का अनुयायी है, और प्रैक्टिकली हम भी इसी मत को सच होते हुए देखते हैं कि कोई भी अगर उसका विश्वास ईश्वर पर नहीं है तो मूल्यों के प्रति उसके मन में कोई सम्मान, उसके अपने मन में भले ही हो, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स आएंगे उनके मनों में उन मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं होगा, और फिर वो नाटक सा करते दिखाई देंगे मूल्यों के सम्मान का। हमने कल भी कहा और आज फिर कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने जो संस्कृति समाज में विकसित की, वो संस्कृति आप देखो तो मूल्यों की बात करते हैं, मूल्यों के पक्ष में तर्क देते हैं, या मूल्यों का सम्मान करने से फोटो खींचेगा, समाज में हम अच्छे कहे जाएंगे, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग एक विशेष अवसर पर मूल्यों का सम्मान करते लोगों की भीड़ ये आपको नजर आएगी। लेकिन जीवन में मूल्यों के सम्मान की आदत, वही जो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, ये याद कहां हुआ? क्योंकि अगर एक बार ये याद हो जाएगा कि सदा सत्य बोलना चाहिए तो झूठ तो तिरोहित हो गया। अब तो स्थिति कोई आए, सच बोलना चाहिए, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है, तो अब सत्य आदत बन गया। जो कुछ आदत में आ गया उसे करने के लिए अलग कुछ नहीं चाहिए। आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट ये कब माने जाते हैं? जब आपको ये ध्यान ना रखना पड़े कि कब ब्रेक लगाना है और कब एक्सीलेटर लेना है, सब कुछ खुद ब खुद हो, सब कुछ इतना स्वाभाविक हो कि उसे करने के लिए कुछ अतिरिक्त ध्यान न रखना पड़े। और ये स्थिति मूल्यों के संबंध में, मूल्यों के संदर्भ में तभी आती है जब आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इस यहां पर हम कांट से एकदम सहमत हैं, लेकिन कांट और फिक्टे, इनके बीच अंतर यही है कि फिक्टे उस संस्कृति का, ठीक है, पक्षधर है जो संस्कृति बॉलीवुड ने समाज में परोसी है। मालूम पड़ता शराबी है, दिन भर शराब पी रहे हैं, गुंडे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, बस बाकी वो समाज में बड़े नैतिक मूल्यों के पक्षधर हैं, ऐसा लगातार दिखाया जाता है। फिक्टे इसी मत का है।
फिक्ते कहता है, आप देखेंगे ना बॉलीवुड की फिल्मों में आएगा नायक, मैं भगवान को नहीं मानता, सबसे पहला डायलॉग ही उसका ये होगा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, और तू पत्थर का हो, फलाना हो, ढिमाका। और तब अपने व्यक्तिगत जीवन में वो इतने महान होंगे कि महानता भी उनके समक्ष छोटी लगने लगेगी। फिक्ते इस संस्कृति का पक्षधर है। फिक्ते को समझना है तो यहां से समझना पड़ेगा। फिक्ते ये कहता है कि नैतिकता और ईश्वर, इनके कांट ये कहता है कि नैतिकता क्या है, स्वतंत्रता और समानता। फिक्ते इसे नैतिकता नहीं मानेगा। फिक्ते की नैतिकता की परिभाषा अलग है, और नैतिकता की परिभाषा प्रतिपक्षात्मक तरीके से सामने आएगी, और वही प्रतिपक्षात्मक तरीका जब हीगल और मार्क्स हम लोग पढ़ेंगे तो द्वंद्ववाद कहलाएगा, डायलेक्टिक थ्योरी कहलाएगी। ठीक है, जो फिक्ते का प्रतिपक्षात्मक तरीका है वही किसका, हीगल का और मार्क्स का द्वंद्ववाद है। ठीक है, प्रतिपक्षात्मक तरीके में होता क्या है, जो सोचने का प्रोसेस है, जो विचार का प्रोसेस है, उसके बारे में बात की जाती है। चाहे द्वंद्ववाद हो, चाहे प्रतिपक्षात्मक तरीका हो, चाहे कोई तरीका हो, इनमें होता क्या है कि यह सोचा जाता है कि आखिर विचार कहां से पैदा हुआ। जो दर्शन, ठीक है, दर्शन आखिर क्या होता है, इस पर जब विचार करेंगे आप तो दर्शन का मतलब ये होता है, दर्शन यही सोचता है कि जो विचार हमारे सामने है, ये विचार कहां से आया, इसकी खोज का नाम यही दर्शन है। फिक्ते नैतिकता का दर्शन प्रस्तुत कर रहा है, और हमने कहा कि दर्शन को विज्ञान कहने की परंपरा यह भी रही है, इसलिए फिक्ते ने किताब लिखी है, विज्ञान का विज्ञान। और जो विज्ञान का विज्ञान, उसने किताब लिखी, वो नैतिकता की किताब है। उसमें वो नैतिकता को अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। कांट की नैतिकता अलग है। कांट की नैतिकता स्वतंत्रता और समानता है। कांट की का जो कानून है, ठीक है, यानी कांट का कानून यानी राज्य की सकारात्मक विधि, कांट के मुताबिक अनुभवाश्रित संसार में देश काल और कारणता से प्रभावित होकर अनुभव निरपेक्ष संसार, उसमें स्थित स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए समय और स्थान पर वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकट होगी। ठीक है, इस तरह कांट का जो कानून है, यह कांट की जो सकारात्मक विधि है, वो निरपेक्ष संसार और सापेक्ष संसार, इनमें पाई जाने वाली आवश्यकताओं के बीच समझौता है, जबकि फिक्ते शुद्ध समझौताहीन विचारक है। वो नैतिकता की व्याख्या स्वतंत्रता और समानता के रूप में नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि नैतिकता है क्या, वो कहता है कि जब आप सोचना शुरू करते हो, ठीक है, आप सोचना शुरू क्यों करते हो, क्योंकि आप में चेतना का तत्व है। आप अहम युक्त प्राणी हो। अहम युक्त प्राणी यानी आपको अपने होने के बारे में जानकारी है, और ये जानकारी क्यों है, जानकारी यानी आपको अपने होने का संज्ञान क्यों है,
आपको अपने होने का संज्ञान इसलिए क्योंकि आप में तर्क बुद्धि है। और आप में तर्क बुद्धि क्यों है? क्योंकि आप में चेतना है। ठीक है, तो फिक्ते इस ढंग से सोचना शुरू कर रहा है। फिक्ते कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चेतना है और चेतना के कारण वो एक बात सोचेगा, और जैसे ही एक बात सोचेगा वैसे ही उस बात की जो विरोधी बात है, ठीक है, वो भी सोचेगा, क्योंकि दोनों बातें एक साथ हैं। अगर आप विकास के बारे में सोचोगे तो आप किसी भी ढंग से विकास के बारे में सोचोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि समृद्धि की इच्छा और भ्रष्टाचार एक साथ चलते हैं। जब आप समृद्धि की इच्छा रखोगे तो फिर समृद्धि की इच्छा किसी भी प्रकार से पूरी करने की इच्छा ये रखोगे ही रखोगे। ये हो ही नहीं सकता कि समृद्धि की इच्छा रखो किंतु किसी भी ढंग से समृद्ध होने की इच्छा न रखो। फिर तो संतोष आ गया कि किसी भी ढंग से समृद्धि यह हासिल नहीं करेंगे। अगर समाज द्वारा स्थापित मानदंडों के मुताबिक समृद्धि मिलेगी तो हासिल करेंगे, और नहीं मिली तो ऐसे ही ठीक। फिर तो संतोष आ गया, फिर विकास कहां हुआ, फिर समृद्धि कहां आई। और इसीलिए हम कहते हैं कि समाज में अत्याचार और अनाचार के लिए कोई बड़े लोग दोषी नहीं है, यह आपका थॉट प्रोसेस है, यह आपके विचार की प्रक्रिया है जो इसके लिए दोषी है। और इसीलिए कांट को हम समाज के लिए ज्यादा उपयोगी मानते हैं। ईश्वर में विश्वास ये एक ऐसी चीज है जो आपको परम सत्ता इसके अधीन कर देती है, और आपको चीजों को परम सत्ता का आदेश मानकर बिना कुछ सोचे विचारे उसका पालन शुरू कर देते हैं, और इस ढंग से मूल्यों की रक्षा संभव हो जाती है। जब आप सब कुछ अपने दिमाग की उपज मान लेंगे, जब आप ये मानेंगे कि दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ हमसे उत्पन्न हो रहा है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर आपको आदेश देने की सूरत में कोई है ही नहीं, और फिर आप जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए कांट इसके दर्शन से एक नैतिक समाज ये जन्म लेता है, और फिक्ते इसके दर्शन से एक अनैतिक समाज जन्म लेता है। फिक्ते भी विचार के स्तर पर गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन कांट हमें इसलिए अधिक प्रभावित करता है कि वो ये तो मानता है कि नैतिकता अलग बात है, ईश्वर अलग बात है। ईश्वर का आदेश नैतिक मूल्यों की उपासना ये नहीं है। नैतिकता और ईश्वर की इच्छा इसके बीच कोई संबंध नहीं, किंतु नैतिकता का पालन वही करेगा जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखेगा, अन्यथा पालन होगा ही नहीं है। और फिक्ते ये भी परम तत्ववादी है। परम तत्ववादी यानी जैसे कांट कहता है स्वतंत्रता और समानता ईश्वर ने उत्पन्न नहीं की है प्रकृति में, वो ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई नो है प्रकृति में। क्यों है पता नहीं। इसीलिए कांट को केल्सन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनका जो मूल मानक है वो कांट के आधार पर आया है, ये बात कही जाएगी, क्योंकि केल्सन भी कहेंगे मूल मानक वैध है, क्यों है पता नहीं। ऐसे स्वतंत्रता और समानता है
क्योंकि अनुभव हो रही है। ठीक है भाई, स्वतंत्रता और समानता अनुभव हो रही है, इसलिए वो है। जो चीज अनुभव हो रही वो है तो है ही है। ठीक है, अब चूंकि जो स्वतंत्रता है लेकिन वो ईश्वर की इच्छा से है, ऐसा नहीं है। ईश्वर अलग बात है, और यही सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी दृष्टि में कांट एकदम सेकुलर आदमी है। क्यों? ठीक है, नैतिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। आप ईश्वर की आराधना किस ढंग से करेंगे ये आपके मन का विश्वास है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता न देना, अगर ये आप करोगे तो आप बातें करोगे नैतिक मूल्यों की, लेकिन होगे कहीं से नैतिक नहीं। ये समाज में बहुतायत से आपको दिखेगा। जितने कहेंगे हम ईश्वर जैसे अंधविश्वासों में नहीं पड़ते, जरा उनके जीवन को देखिएगा, वो नैतिक मूल्यों की बात करते आपको मिलेंगे, नैतिक नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शनली ये हो भी सकता है कि वे नैतिक मिले, लेकिन बात एक्सेप्शंस की नहीं होती है। हम समाज के लिए उस व्यवस्था को मान्य नहीं कर सकते जिसमें अपवादों में अच्छे लोग पैदा हुए। हम समाज में उस व्यवस्था को मान्य करेंगे जो बहुतायत में अच्छे लोगों को उत्पन्न करता हो। ठीक है, इसलिए फिक्ते समाज के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, कांट समाज के लिए अच्छे आदमी है। लेकिन विचार के स्तर पर फिक्ते गलत है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हमने कहा ना, विचारक कभी गलत नहीं होता, वो तो विचारा सोचता ही रहता है, उसका अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो खुद में गलत भी नहीं होता, क्योंकि विचारक जो ओरिजिनल थिंकर है वो तो अपनी थिंकिंग के मुताबिक चलता है, और थिंकिंग गलत होती ही नहीं। जब वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक चलेगा तो ठीक जगह पहुंच जाएगा, वो तो ठीक ही रहेगा। लेकिन तुम जब नाटक करोगे उसकी थिंकिंग के मुताबिक चलने का और चलोगे वो नहीं, या यूं कहें अपने चाल चलन के लिए उसकी थिंकिंग की ढाल उठाओगे, तो चूंकि तुमने ढाल उठा रखी है उसकी थिंकिंग की, ओरिजिनली तुम्हारा चाल और चलन उसकी थिंकिंग के अनुरूप है ही नहीं, इसलिए नाटक के कारण समाज में तुम दुर्व्यवस्था इसके वाहक यही बनोगे। लेकिन फिर भी समाज के नियामक के तौर पर हमें उस थिंकर की थिंकिंग को मान्यता देनी चाहिए जिस थिंकर की थिंकिंग समाज का वेलफेयर, समाज का कल्याण ज्यादा सुनिश्चित करे। इसलिए हम कांट को प्रश्रय देंगे, हम फिक्ते के समर्थक नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों की तुलना करें, हम दोनों बता रहे हैं, और दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। फिक्ते भी परम तत्ववादी है, क्योंकि जैसे कांट मानता है स्वतंत्रता और समानता है, वैसे ये मानता है नैतिकता है। नैतिकता क्या है अभी बताएंगे, कैसे आएगी अभी बताएंगे। लेकिन परम तत्व के रूप में यह भी स्वीकार करता है कि कुछ है, और परम तत्व उसे कहा ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो है, उसके होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, दर्शन इसी पर बात करता है कि विचार कहां से आता है। दर्शन विचार के पूर्व की अवस्था है। ठीक है, विचार स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता आई कहां से? स्वतंत्रता कहां से आई? सेबिनी कहता है लोक चेतना, इससे कानून निर्मित हुआ। लोक चेतना क्या है ये तो बताओगे? लोक चेतना निर्मित कैसे होती है ये तो बताओगे? समानता आखिर क्या है? समानता कैसे आती है ये तो बताओगे? और इसी को दर्शन बोलते हैं। दर्शन ये बताता है विचार कहां से आता है। और संभवतः यही कारण रहा होगा कि फिक्ते जहां नौकरी करते थे, फिक्ते को निकाल दिया गया नौकरी से,
क्योंकि हमारे जैसे लोग रहे होंगे, उन्हें लगा होगा ये आदमी ठीक नहीं है समाज के लिए, ये जो दर्शन प्रतिपादित कर रहा है वो दर्शन ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्हें येना विश्वविद्यालय जहां वो पढ़ाते थे वहां से छुट्टी दे दी गई, भाग जाओ। बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्हें नौकरी मिली। उन्होंने किताब लिखी विज्ञानों का विज्ञान। विज्ञान उन्होंने जिसे कहा है वो कानून है, राज्य का सकारात्मक कानून है। कानून यानी राज्य का सकारात्मक कानून, यानी पॉजिटिव लॉ जो राज्य लागू करता है, जो आप देखते हो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आदि के तौर पर। विज्ञानों का विज्ञान, और विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा? नैतिकता को। नैतिकता क्या है? वो नहीं जो आपके दिमाग में है, नो, वो है नहीं है फिक्ते के मुताबिक नैतिकता। फिक्ते दार्शनिक, वो ये बताएगा नैतिकता कहां से आ रही है। विज्ञानों का विज्ञान यानी कानून जिस विज्ञान से आ रहा है, और विज्ञान के बारे में हमने कहा था कि विज्ञान विषयों का ऐसा ज्ञान है जो विशिष्ट पद्धति से किया जाता है, उसी को, और उस विशेष पद्धति से जब कोई ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। इनफैक्ट विज्ञान का अर्थ है एक विशेष प्रक्रिया से प्राप्त किया गया ज्ञान। इसके अलावा विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहां टीचर जिसे समझा गया वो मूर्ख है। टीचर कौन होता है? टीचर वो नहीं है जो ये बताए कि क्या है। टीचर वो है जो ये बताए जो है वो क्यों है। टीचर, ठीक है, प्रक्रिया निर्धारित करता है जिज्ञासाओं के समाधान की। टीचर कोई समाधान नहीं देता, वो आपको तरीका सिखाता है कि इस तरीके से सोचिए समाधान मिलेगा। टीचर सिर्फ रास्ता दिखाएगा, टीचर कभी भी समाधान नहीं देगा। समाधान तो आपका है, क्योंकि अगर टीचर समाधान देने लगा तो वह समाधान पुराना होगा। भाई टीचर ने जो समाधान पाया होगा वह या तो खुद पाया होगा या उसके टीचरों ने जो समाधान पाया होगा वो बताएगा आपको। ठीक है, लेकिन टीचर का समय उसके पुरखों का समय जा चुका है, समस्या नहीं है, तो समाधान पुराने कैसे चलेंगे। ठीक है, इसलिए टीचर वो है जो आपको तरीका बताता है समस्याओं के समाधान का, समाधान नहीं देता। समाधान तो आपको करना है। हम सिर्फ किताब पढ़ने का तरीका बताएंगे, किताब तो आप ही को पढ़नी है। ठीक है, तो है क्या कि टीचर ये, ठीक है, वो लोग जो कि बन गए टीचर, ठीक है, वो आपको ये बताते हैं कि नैतिकता क्या है। ये, ठीक है, ये विचार हो सकता है नैतिकता का आपकी नजर में, लेकिन नैतिकता पैदा कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो जो बताएगा वही दार्शनिक है। और फिक्ते दार्शनिक है, और चूंकि वो दार्शनिक है इसलिए वो नैतिकता के जन्म लेने की प्रक्रिया बताएगा। और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि ईश्वर मानता नहीं, वो कहता है नैतिकता इसके मुताबिक व्यक्ति का जीवन ये चलता है, नैतिकता के मुताबिक व्यक्ति का जीवन चलता है। व्यक्ति अपना जीवन नैतिकता के मूल्यों के मुताबिक जीता है।
जब उसका नैतिकता के मूल्यों के मुताबिक जीवन चलता है और वो नैतिकता के मूल्यों के मुताबिक जीवन जीता है, इसका मतलब सब कुछ खुद ही करता है। ईश्वर की भूमिका बची कहां? भाई ईश्वर की भूमिका ही कहां बची? मनुष्य ने जीने का ढंग खुद खोज लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो नैतिकता के मूल्यों के मुताबिक जिएगा। नैतिकता को उसने व्यवहार शास्त्र कहा है, बिहेवियरल साइंस, ये नाम दिया है उसने, व्यवहार शास्त्र, ये नाम दिया है उसने, ठीक है, कि नैतिकता व्यवहार शास्त्र है, ठीक है। वो कहता है कि मनुष्य जो भी व्यवहार करेगा वो नैतिकता के नियमों के मुताबिक करेगा। नैतिकता क्या है? हम फिर कह रहे हैं, अभी बताएगा नैतिकता क्या है। वो टीचर नहीं है, वो दार्शनिक है। जैसे टीचर बता देगा कि फिजिक्स विज्ञान है, केमिस्ट्री विज्ञान है, बायोलॉजी विज्ञान है। नो, ये विज्ञान के उदाहरण है, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान पद्धति का नाम है, विज्ञान प्रक्रिया का नाम है। विज्ञान वो ज्ञान है जो किसी विशेष विषय के संदर्भ में विशेष पद्धति से प्राप्त किया गया है, उसे विज्ञान कहते हैं। ये सब विज्ञानों के उदाहरण हैं। और अगर यही विज्ञान है तो फिर राजनीति विज्ञान ये क्या है, समाज विज्ञान ये क्या है, सामाजिक विज्ञान ये क्या है, ठीक है। तो नैतिकता को वो विज्ञान मान रहा है, और ये विज्ञान ऐसा है जो अंततः राज्य की विधि को जन्म देगा। इसलिए नैतिकता को उसने क्या कहा? विज्ञानों का विज्ञान, ठीक है। नैतिकता को विज्ञानों का विज्ञान कह रहा है। नैतिकता ये क्या है अभी वो बताएगा, ठीक है। मनुष्य नैतिक नियमों के मुताबिक, जिसे वो नैतिक नियम समझेगा, जिसे वो नैतिकता मानेगा, उसके मुताबिक जीवन जिएगा। लेकिन होगा क्या? जिसे वो नैतिकता मानेगा उसके मुताबिक वो जीवन जिएगा, लेकिन दूसरे जो नैतिकता मानेंगे उसके मुताबिक वो जीवन जिएंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों नैतिकताओं में संघर्ष ये शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो दोनों नैतिकताओं में, क्योंकि उसकी नैतिकता अलग हो सकती है, आपकी नैतिकता अलग हो सकती है, ठीक है। नैतिकता क्या है? व्यवहार शास्त्र, व्यवहार के नियम। उसके व्यवहार के नियम अलग होंगे, आपके व्यवहार के नियम अलग होंगे, दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। समाज में शांति चाहिए, तो एक वस्तुगत नैतिकता इसको पैदा करना पड़ेगा। कांट भी इसका समर्थक है। कांट भी कहता है कि एक व्यक्तिगत नैतिकता है और एक वस्तुगत नैतिकता है, लेकिन उसकी नैतिकता स्वतंत्रता और समानता है, इनकी नैतिकता स्वतंत्रता और समानता नहीं है। यही फर्क है कांट और फिक्ते में। स्वतंत्रता और समानता वो भी मानता है, नैतिकता ये जो मानेंगे ये भी मानते हैं कि वो है, ठीक है। इसलिए दोनों परम तत्ववादी हैं, लेकिन उसकी नैतिकताओं में समझौता हो रहा है और फिर राज्य की विधि निकल कर आ रही है, इसलिए वो समझौतावादी है। और ये जिस ढंग से नैतिकता को जन्म देंगे वो प्रक्रिया समझौते की नहीं होगी, इसलिए शुद्ध और समझौताहीन विचारक है, इसलिए इन्हें शुद्ध और समझौताहीन कहा है, ठीक है। फिक्ते बहुत कठिन है, या हो सकता हमें इसलिए ज्यादा कठिन लगे हों क्योंकि जो आपके विचार के अनुरूप नहीं होता वही आपको कठिन लगता है, यह भी एक बात है, ठीक है। जो बात आपके अपने विचार के मुताबिक नहीं है वो मन स्वीकार नहीं करता, और जो कुछ मन स्वीकार नहीं करेगा उससे समझ में आने में दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि मन तो अस्वीकार कर रहा है, मन तो कह रहा है इस बात को बाहर निकालो, ये तो बेकार की बात है। और आप कह रहे नहीं, सीखनी तो पड़ेगी, ठीक है। मन सूक्ष्म शरीर का भाग है, ऐसा हमारा चिंतन कहता है। हालांकि मेडिकल साइंस मन को मान्यता ही नहीं देती, लेकिन जो हमारा, ठीक है, अध्यात्म का विज्ञान है वो ये कहता मन सूक्ष्म शरीर का, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर आप, ऐसा अध्यात्म चिंतन करता है। तो मन ये कहता है कि ये बेकार का विचार है, इसे बाहर निकालो,
और आप कहते हो कि नहीं, जानना तो सब कुछ चाहिए, इससे भी, तो वो कठिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिक्ते हमें इसीलिए शायद कठिन लगते हैं क्योंकि वे मेरे मन के अनुकूल नहीं है। हम ईश्वरवादी हैं, डेफिनेटली हम पूजा बस भगवान को सलूट मारने के स्टाइल में ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। लेकिन उसके अस्तित्व में मेरा अटूट विश्वास है कि वो है। फिक्ते ये नहीं मानते हैं और इसलिए शायद फिक्ते के हम अनुकूल नहीं है, फिक्ते मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए फिक्ते हम बहुत कठिन लगते हैं। ठीक है, फिक्ते कहते हैं कि नैतिकता ये व्यवहार शास्त्र है, ठीक है, और व्यवहार इसी का मुताबिक होगा। ठीक है, ये व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन हर आदमी चूंकि अपनी नैतिकता के मुताबिक व्यवहार करेगा, इसलिए वस्तुगत नैतिकता चाहिए जिससे पूरा समुदाय और पूरा समाज और पूरा राज्य, ठीक है, संचालित हो सके। अर्थात एक की नैतिकता दूसरे की नैतिकता के संबंधों में, संदर्भों में लागू हो सके, ये चाहिए, तभी तो चलेगा समाज। ठीक है, तो वस्तुगत नैतिकता ये राज्य के द्वारा पैदा की जाएगी सभी की नैतिकताओं के समायोजन के माध्यम से। एक की नैतिकता को दूसरे की नैतिकता के संदर्भों में लागू किया जाएगा और एक की नैतिकता को दूसरे की नैतिकता के संदर्भों में लागू कर देने का नाम ही कानून का निर्माण है। यही कानून है। ठीक है, अब देखिए, कानून आपके सामने रखा है, ये कहां से आया, ये सोचना दर्शन का काम है। दर्शन क्या है, ये सोचना विचार कहां से आया। दर्शन विचार की उत्पत्ति की खोज करता है, इसलिए दार्शनिक साधक कहलाता है। जैसे साधक ईश्वर की खोज कर रहा है। ईश्वर क्या है? समस्त जगत का कारण। जगत क्यों है? ठीक है, ईश्वर के कारण है। विचार क्यों है? ठीक है, ये जो बता दे वही दर्शन है। ठीक है, इसलिए दार्शनिक साधक है। और आप दार्शनिकों को पढ़ो तो दार्शनिक वाकई साधक ही लगते हैं। उनका जीवन साधकों जैसा है। अगर कोई ऋषि मुनि ईश्वर की साधना, ठीक है, पर्वत की कंदराओं में बैठ के करता है तो दार्शनिक भी सुखपूर्ण जीवन नहीं जीता। हमने आपको बताया था कि एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हम मिले थे, वाकई वो अंग्रेजी के प्रोफेसर लग रहे थे। वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे। पेंशन उनकी होगी कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और जेठ के महीने में तपती दोपहरी में, ठीक है, वो ऊपर के बाले में टीन के नीचे बैठे किताबें पढ़ रहे थे और कोई गर्मी उन्हें नहीं लग रही थी। एक टेबल फैन केवल चल रहा था और आराम से पढ़ रहे थे। मतलब उनके चेहरे पर न कोई तनाव था, न कोई चिंता थी, न कोई खीज थी, कुछ भी तो नहीं था। बस एक जिसे कहते हैं ना गहन शांति जो आदमी को अनुभव होती है वो थी। तो ये वाकई साधक है। ठीक है, तो दार्शनिक भी विचार के कारण की खोज करता है चूंकि, इसलिए वो भी साधक ही होता है। दर्शन विचार के कारण की खोज करता है। अब राजकीय विधि, जब विधिक प्रणाली, ठीक है, राजकीय विधि या विधिक प्रणाली काहे से उत्पन्न हो रही? नैतिकता से। ठीक है, कौन सी नैतिकता? जो भिन्न भिन्न लोगों की है और जिसको समायोजित करके विधिक प्रणाली या राजकीय विधि इसे जन्म दिया गया है। ठीक है ना, यही तो हुई। इसीलिए वो नैतिकता को एक नाम और देते हैं, अभिपुष्टि की प्रणाली, ये भी नाम देते हैं वो। ठीक है, ये विज्ञानों का विज्ञान ये भी कहते हैं वो, और इसे अभिपुष्टि की प्रणाली ये भी कहते हैं। अभिपुष्टि क्यों? क्योंकि राजकीय विधि या विधिक प्रणाली इसी से पैदा होगी, इसी से पैदा होगी। राजकीय प्रणाली या विधिक प्रणाली है क्या? नैतिकताओं का समायोजन, यही तो है। मेरी नैतिकता आपके संबंध में, आपकी नैतिकता मेरे संबंध में, ये
नैतिकता स्वयं में क्या है, अब फिक्ते इस पर बात करते हैं। ठीक है, नैतिकता वो कहते हैं कि होता क्या है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति और उनका इस पूरी कायनात में कुछ भी है, उसमें चेतना है। चेतना का अर्थ क्या है, एक एक शब्द के अर्थ को जानना चाहिए, क्योंकि अगर बिना अर्थ जाने आपने शब्द को स्वीकार कर लिया तो आपका मन स्वीकार नहीं करता, और जो कुछ मन स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, वो आप स्वीकार भले ही कर लो, लेकिन वह स्वीकृति स्थायी नहीं रहेगी, वो आप भूल जाओगे। आपके मन को स्वीकार करना चाहिए, और इसीलिए युधिष्ठिर कह रहे हैं कि एक लाइन याद होती ही नहीं कि सदा सच बोलना चाहिए। याद ही नहीं हुआ है अब तक। जब सच बोलने का अवसर आया, झूठ ही बोलने का मन हुआ। अब जब मन ने झूठ ही बोलने की बात की, कहां याद हुआ? और ये जो कहते हैं कि हमें तो याद हो गया, सदा सच बोलना चाहिए, इसमें क्या है? ये झूठ बोलना है, इनकी झूठ की परिभाषा अलग है। जैसे हमने कहा ना कि एक सज्जन हमारी पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे थे कि त्रिपाठी जी, मूर्खों के लिए तो एक दिन मुकर्रर किया गया है 1 अप्रैल, तो हमने कहा उसी दिन बात करिए मूर्खों की। आप ये क्यों लिखते हैं कि मूर्खता अमर रहे, ठीक है, और मूर्ख चिरायु हो, ये क्यों लिखते हैं? तो बात ही बड़ी गलत है। तो हमने कहा आपकी मूर्खता की डेफिनेशन ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए। ठीक है, किसे मूर्ख कह रहे हो समाज में? आज समाज में उसे मूर्ख कहा जाता है जो सामाजिक मूल्यों के लिए, जो ठीक है, अपना जीवन लगा देता है। ठीक है, उसे भला आदमी माना जाता है, जो कि हमने कल भी कहा था कि क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। ठीक है, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए, इसे तो भला आदमी कहा जा रहा है, क्योंकि ये नितांत स्वार्थी और नीच किस्म का आदमी है। या आपकी भाषा में कह लें तो आम आदमी है, लेकिन इमली आदमी बनिए, आम मत बनिए, ज्यादा ठीक रहेगा समाज के लिए। ठीक है, तो ये वो मूर्ख कहे जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं मूर्ख। ठीक है, चिरायु हो, मूर्खता अमर रहे, कि ऐसी मूर्खता अमर ही रहनी चाहिए। ऐसे मूर्ख होने चाहिए समाज में, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे। ठीक है, तो ये मूर्ख जिस दिन नहीं रहे, उस दिन पृथ्वी रहने लायक ग्रह नहीं बचेगी। हवा, पानी और धूप, प्रकाश सब कुछ यहां रहे, फिर भी ये रहने लायक नहीं बचेगी, ये सज्जनों के रहने लायक ग्रह नहीं बचेगा। इसलिए हम लिखते हैं कि मूर्ख अमर रहे और मूर्खता चिरायु हो। ठीक है, तो सवाल यह है कि इस पूरी कायनात में फिक्ते कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, उसमें चेतना है। चेतना है यानी अपने होने का ज्ञान है। ठीक है, अपने होने का ज्ञान है। मैं, ठीक है, मैं क्या है? अपने होने का ज्ञान। लेकिन लक्ष्य क्या है? मैं का खो जाना। लक्ष्य यह है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है अपने होने का ज्ञान होना, यानी मैं होना, यानी अहम होना। इसीलिए फिक्ते के बारे में कहा जाता है कि उसने इंटेलिजेबल ह्यूमन ईगो, इस पर बात की है। बुद्धिमान मनुष्य का अहम, ठीक है, इस पर बात की है। अब अहम को आप अहंकार से जोड़ लेते हैं, एक बड़ी दिक्कत है। और यह दिक्कत आपकी नहीं है, यह आपके टीचरों द्वारा पैदा की गई दिक्कत है। वो उदाहरणों को, ठीक है, आपको यह समझा देते हैं कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यह नहीं है। ठीक है, अहम, अहंकार एक पर्टिकुलर समय में समझा जाएगा। जब आपके होने का ज्ञान इतना ज्यादा आपको हो जाए
कि आपका टकराव स्वयं मानव मूल्यों से होने लगे, तब आपको अहंकार है ये कहा जाएगा। अहंकार क्या है? अपने होने का ज्ञान है ना। ये मेरा अहंकार है कि हम आए तो सबको खड़े होना चाहिए, ये हमारे होने का ही ज्ञान है। ठीक है, जो आपके संदर्भों में इस कदर बढ़ गया है कि हमें यह लगता है कि हम आए तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ये चेतना का ही ज्ञान है। ठीक है, तो मुख्य बात, मूल बात क्या हुई कि अहम का अर्थ होता है चेतना। ठीक है, या यूं कहें चेतना का ज्ञान या संज्ञान अपने होने का। ठीक है, अपने होने का संज्ञान। और अपने होने का संज्ञान तुम्हें क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम में तर्क बुद्धि है, तुम्हें ये दिखता है कि यार ये मेरा हाथ है, इसका मतलब हम हैं। ठीक है, तो संज्ञान कौन दे रहा है? तर्क बुद्धि। ठीक है, तर्क बुद्धि संज्ञान दे रही है। और क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है क्योंकि तुम्हारी अंतः प्रज्ञा कह रही है कि तुम्हें अपने होने का संज्ञान होना चाहिए। अगर अपने होने का संज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो बिना कपड़ों के भी निकल आओगे और समाज में हास्यास्पद स्थिति का सामना करोगे। ठीक है ना? तो तुम्हारी जो इनर कॉन्शियस है वो तुम्हें, ठीक है, इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि तुम अपने होने का संज्ञान रखो। और ये दोनों, ठीक है ना, आपकी तर्क बुद्धि और आपकी अंतः प्रज्ञा, ये मिलकर क्या निर्माण कर रही? चेतना। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर क्या कर रही? चेतना, तर्क बुद्धि। ठीक है, चेतना, तर्क बुद्धि यानी संज्ञान और अंतः प्रज्ञा, इनका योग है, इनका जोड़ है। ठीक है ना, ये चेतना है और चेतना सब में है। ठीक है, चेतना सब में है। लक्ष्य क्या है? चेतना का खो जाना। चेतना का खो जाना, हमने कल भी कहा था कि लक्ष्य वही है कि कार्य दिखे, कर्ता न दिखे। भाव ये आ जाए कि कर्ता तो एकमात्र कर्तार ही है, इसके अलावा कोई कर्ता, हम कर्ता नहीं है। लक्ष्य ये है, लक्ष्य तो ये है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें अपने होने का संज्ञान है। ठीक है, तो अपने होने का जो संज्ञान है आदमी में, फिक्ते ने इसी को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया है। और फिक्ते कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, उसमें चेतना है और चेतना के कारण वह इच्छाएं रखता है, विचार रखता है, लेकिन जो वो विचार रखता है उसका ठीक विपरीत विचार उसी समय मौजूद होता है। ये दोनों परम तत्व हैं, ये दोनों परम तत्व हैं। एक विचार आप रखोगे, उसका ठीक विपरीत विचार मौजूद होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक विपरीत, और दोनों बराबर बराबर मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके विचार से विपरीत विचार निकले, नो, ये नहीं होगा। जो ऐतिहासिक पद्धति के लोग वो यही कहते हैं कि आप कुछ सोचते हो, कार्य में रूप में लाते हो, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है युगीन परिस्थितियों के कारण, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। ठीक है, तो विपरीत स्थिति पैदा होती है, विपरीत स्थिति पैदा होती है। किसमें से? स्थिति में से, स्थिति में से विपरीत स्थिति पैदा होती है। और हीगल, ठीक है, जो द्वंद्ववाद का समर्थक है, और फिक्ते ये कहते पैदा नहीं होती, विपरीत स्थिति उसी समय होती है। ठीक है, विपरीत स्थिति उसी समय होती है। जैसे आप में व्यक्तिपरक भावना पैदा हुई, मेरा ये होना चाहिए, उसी समय वस्तुपरक भावना भी तो है कि इनका भी तो ये होना चाहिए। ठीक है ना, और इनका जो भला है वो आपके भले का विरोध करेगा ही करेगा। आपका भला ये कहता है दुनिया की सारी संपत्ति आपके हवाले हो जानी चाहिए, इनका भला भी यही कहता है कि दुनिया की सारी संपत्ति इनके हवाले हो जानी चाहिए। तो इन दोनों भलों में, ठीक है, संघर्ष होगा, फिर संश्लेषण होकर आएगा कि नहीं, दोनों को उनका उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। कानून आ गया, पक्ष प्रतिपक्ष कानून। ठीक है ना, लेकिन
प्रतिपक्ष निकला नहीं पक्ष में से, उसी समय था, जिस समय पक्ष था उसी समय प्रतिपक्ष था। हीगल कहेगा ये थीसिस है, वो एंटीथीसिस है, और ये सिंथेसिस है। ठीक है ना। अब अगर आपने इसको नहीं समझा तो कहां से आ जाएगा हीगल? आएगा ही नहीं। ठीक है। अब देखिए फिक्टे कहता है कि पक्ष है और उसी समय प्रतिपक्ष भी है। ठीक है ना। पक्ष क्या है? व्यक्तिपरक भावना, सब्जेक्टिव इमोशन, और प्रतिपक्ष क्या है? ऑब्जेक्टिव इमोशन, यानी वस्तुपरक भावना। दोनों में संघर्ष हुआ, अब निकल कर आएगा इमोशन यानी भावना, जिसे आप क्या कहेंगे? मोरालिटी। यही मोरालिटी है। मोरालिटी क्या है? व्यवहार का विज्ञान। कैसे भी करना चाहिए सबको व्यवहार, ऐसे कि इनका हक इन्हें मिले, इनका हक इन्हें मिले, आपका हक आपको मिले, यही तो है मोरालिटी। कांट क्या कह रहा था? मोरालिटी क्या है? स्वतंत्रता और समानता। शानदार चीजें हैं, शानदार चीजें हैं। जुरिस्प्रूडेंस पढ़ने का अपना आकर्षण है, अपना आकर्षण है। इवन जो जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप स्टडी, तो कहते हैं इसका और कोई उपयोग हो ना हो, अन्य सारे उपयोग छोड़ दीजिए, इसे पढ़ने में जो मजा मिलता है वो अपने में इसका उपयोग है। ठीक है। इसे पढ़ने में जो आनंद आता है, यूं तो पिक्चर देखने का भाई क्या उपयोग है? डांस करने का अगर उसमें जो एक्सरसाइज शामिल है उसे हटा दो तो डांस करने का क्या उपयोग है? गाना गाने का क्या उपयोग है? भांडगिरी करने का क्या उपयोग है? ठीक है। अब भांडगिरी थोड़ा सस्ता शब्द है, लेकिन फिर अब यार मन होने लगता है भाई हम कुछ तो अपने मन से बोलेंगे ही। ठीक है। सब कुछ फिक्ते के मन से थोड़ी बोल देंगे। तो भांडगिरी का सब क्या उपयोग है जो करते घूम रहे हो? ठीक है। इनका भी तो कोई उपयोग नहीं, ना तुम्हारे लिए ना मानव मूल्यों के लिए, लेकिन फिर भी करते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। तो जुरिस्प्रूडेंस पढ़ने का अपना एक मजा है, उस ढंग से सोचने का अपना एक मजा है, और उस ढंग से सोचने में जो आनंद आता है सिर्फ केवल इसलिए, सारे कारणों को छोड़ दीजिए, केवल इसलिए इसे पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज तो इसका इतना उपयोग है कि ये स्पिरिट ऑफ द लॉ आप में डेवलप कर देता है। ठीक है। ये स्पिरिट ऑफ द लॉ कुछ भी डेवलप करता है, इसलिए बहुत शानदार विषय है। इतने शानदार विषय को ठीक है बहुत ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना इसे कोई पढ़ता है ना इसे कोई पढ़ाता है। हायर स्टडीज में इसकी जरूरत है, और पागल नहीं है लोग जो हायर स्टडीज में इसे रखा है, क्योंकि हायर स्टडीज में जाने वाले लोग ही इस समाज का विनियमन करेंगे ऐसा माना जाता है। यद्यपि सिफारिशी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कमोवेश समाज के विनियमन का काम हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में रहता है। जिसे राहुल गांधी जो कुछ बोलता है वो स्वयं पित्रोदा उसे बताते वही बोलता है। ठीक है। जो कुछ स्वयं पित्रोदा बता देते हैं बस वही बोलता है, वो उसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। और स्वयं पित्रोदा कम से कम विचारक हैं, वो हमारे मत के हैं नहीं हैं एक अलग बात है। ठीक है ना। ये कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है। इसलिए हमेशा सोच आपकी ठीक होनी चाहिए। तो कहता पक्ष प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष निकलेगा नहीं पक्ष में से। ठीक है ना। ठीक है। बल्कि प्रतिपक्ष है। ठीक है। फिक्टे इसे प्रतिपक्षात्मक तरीका कहेगा अध्ययन का, और हीगल इसे द्वंद्ववाद कहेगा। ठीक है। तो वो डायलेक्टिक थ्योरी कहलाएगी, ये प्रतिपक्षात्मक तरीका। और प्रतिपक्षात्मक तरीका, इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, इसका ईश्वर से है ताल्लुक, ईश्वर से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है। ये प्रतिपक्षात्मक तरीका, लेकिन ईश्वर जैसा काम कर रहा है, जैसे ईश्वर आपको जीने का मार्ग बताता रहा है अब तक अपनी इच्छा के तौर पर। कांट के समय में ईश्वर ने इच्छा का मार्ग जरूर नहीं बताया, नैतिकता और ईश्वर की इच्छा इसमें कोई संबंध जरूर नहीं है, लेकिन
ईश्वर उसने आवश्यक माना है नैतिकता के नियमों के पालन के लिए। यहां ईश्वर की आवश्यकता ही खत्म हो गई है, क्योंकि ये निरीश्वरवादी है। ये कहते सब कुछ तो प्रतिपक्षात्मक है, पक्ष प्रतिपक्ष, और चूंकि मनुष्य में चेतना है इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष में संघर्ष होने की दशा में क्या होना चाहिए ये वो सोच सकता है, यानी भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रतिपक्षात्मक तरीके का धारक मनुष्य स्वयं ईश्वर हो गया, स्वयं ईश्वर। ये सोफिस्टस जैसी भावना आ गई। ठीक है, ये समस्त चीजों का सर्जक हो गया। ठीक है ना, ये समस्त चीजों का सर्जक हो गया। और फिक्ते ने ये जाना कैसे, बुद्धिवादी मनुष्य का जो अहम है, जो उसका मैं है, इंटेलिजेबल ह्यूमन ईगो, इसके विश्लेषण से उसने ये बात जान ली। वो कहता पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष क्या है, आत्मपरक भावना, प्रतिपक्ष क्या है, वस्तुपरक भावना, यानी सब्जेक्टिव फीलिंग और ऑब्जेक्टिव फीलिंग, यानी अपने बारे में सोचना, और ऑब्जेक्टिव फीलिंग क्या है, सबके बारे में सोचना। ठीक है, अपने और सबके, इसके भी संघर्ष भावना आ गई। ठीक है, और भावना ये सभी कसौटियों पर जब हम कसेंगे तो निरपेक्ष भावना आ जाएगी। ठीक है, निरपेक्ष भावना यानी सभी कसौटियों कि भाई ठीक है, ये विकलांग हैं, ये थोड़े मोटे हैं, ये थोड़ा पिछड़ी जाति के हैं, ये थोड़े, ठीक है ना, तो क्या क्या होना चाहिए कि इनका हिस्सा इन्हें मिल जाए। इस ढंग से सोचेंगे तो निरपेक्ष भावना आ जाएगी। ठीक है, अन्यथा इस ढंग की भावना है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये भावना है। ठीक है ना, लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि समाज में स्थितियां भिन्न है। हमें निरपेक्ष भावना लानी है, और ये निरपेक्ष भावना जो है यही कानून है। कहां से निकला, व्यवहार शास्त्र से। व्यवहार शास्त्र क्या है, नैतिकता। ठीक है ना, अच्छा, और ये नैतिकता कहां से जन्मी, व्यक्ति के अपने दिमाग में। कैसे जन्मी, पक्ष प्रतिपक्ष, ठीक है, भावना। फिर क्योंकि आदमी ही सब कुछ कर रहा है, फिर उसने निरपेक्ष भावना को जन्म दिया, सभी दृष्टिकोणों से सोचकर। ठीक है ना, हुआ किया किसने, आदमी ने सब कुछ। ठीक है, इसलिए आदमी में घमंड आ जाएगा इस ढंग से जब जिएंगे। यही बॉलीवुड में हो रहा है। हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन हम गरीबों की मदद करेंगे। ईगो बढ़ता चला जाएगा आपका। तो तुम भले ही ऐसा कर लो, लेकिन समाज का सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर उसके मन में यह भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, मीनिंग देयर बाय। ठीक है, उसे यह लगना शुरू हो जाएगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज राइट, क्योंकि उसे लगता है ना भगवान तो है ही नहीं, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, हम इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी तो वो मदद करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो ये मान लेगा कि हम जो कर रहे हैं इनकी मदद कर रहे हैं। एक दिन ये भी आएगा, और जिस दिन ये स्थिति आ गई कि हम जो कर रहे हैं इनकी मदद कर रहे हैं, उस दिन व्यक्ति, अब चूंकि प्यूफेंटार्फ के मुताबिक व्यक्ति में दोहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई ना, तो वो स्वार्थ उसका हावी हो जाएगा। फिर वो इनका शोषण करेगा इनकी मदद के नाम पर, फिर इनकी मदद के नाम पर इनका शोषण करेगा। आतंकवाद खत्म कैसे होता है, पंजाब वगैरह में आतंकवाद कैसे खत्म हो गया, इसी ढंग से खत्म हुआ, क्योंकि जनता का सहयोग मिलना बंद हो गया। जनता का सहयोग मिलना कब बंद हुआ, जबकि आतंकवादियों ने क्या किया, खालिस्तान और समुदाय के कल्याण के नाम पर समुदाय के सदस्यों के घर में रुकना शुरू किया, और फिर उनके साथ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ अत्याचार शुरू कर दिए, क्योंकि ये आदमी की आदत है। ठीक है, तब लोगों को लगना शुरू हुआ ये गुंडे लोग हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। उन्होंने उनकी सूचना पुलिस को देनी शुरू कर दी। 2 मिनट लगते हैं, फिर कितनी देर लगती है भाई। समस्या तो यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेररिस्ट नहीं हो पा रहा है। सब आदमी तो है, कैसे जाने इनकी चेहरे पे स्लेट से लिखा है आतंकवादी, नहीं लिखा है ना, तो वेल स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलना ही मार फर्राटे से, और खूब बढ़िया कपड़े पहने, कैसे जाने हम। लेकिन अगर हमें सूचना मिलनी चाहिए, फिर ही ना कितनी देर लगती है, मिनटों में खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये जो निरीश्वर, अब जब ईश्वरवादी आदमी वो डरता है कि नहीं भैया परम सत्ता के यहाँ जवाब देना है। कहते हैं कि वो है ना गाना, सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
क्या मुंह लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, इस्लाम कहता है ना जैसे मैदान महशर में क्या मुंह दिखाओगे, कयामत के बरोज कयामत जब अमाल तोले जाएंगे, जब अदल होगा, अदल इंसाफ को कहते हैं या न्याय को कहते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जाता है उत्तराखंड में कि आदिल ये कौन होता है, तो जो न्याय प्रशासित करता है उसे आदिल कहते हैं, अदल, ठीक है, न्याय इसका नाम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये भाव जब तक आप में नहीं रहेगा तब तक समाज ठीक ढंग से नहीं चलता। इसलिए फिक्ते जो सोच रहे हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज फिक्ते की और समझ लें, फिक्ते न्यायाधीशों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। फिक्ते कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञानों का विज्ञान लिखी ना, पक्ष और प्रतिपक्ष, ठीक है, इसके भी संघर्ष होगा, ठीक है ना। संघर्ष से विधि आ जाएगी, नहीं या भावना कह लो, तो भावना इसे नाम कितना दिया है, हीगल ने दिया है, ये समझ लेंगे। इसे भावना हीगल ने नाम दिया है, निरपेक्ष भावना भी उसी ने नाम दिया है, ठीक है। पक्ष और प्रतिपक्ष, इनके बीच संघर्ष, नैतिकता आ गई। अगर फिक्ते की बात करें तो पक्ष, प्रतिपक्ष, संघर्ष, नैतिकता, ठीक है। नैतिकता ये जो प्राप्त हुई हमें, ये आत्मपरक है, इससे आप शासित होंगे। इस नैतिकता को दूसरों की नैतिकता के साथ समायोजित करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरों की नैतिकता उसी प्रकार से आ रही ना। ये दोनों नैतिकता, उनकी नैतिकता और आपकी नैतिकता समायोजित होगी, और समायोजन, ठीक है, समायोजन के उपरांत जो कुछ हमें प्राप्त होगा वही राज्य की विधि है, ठीक है। और इस प्रकार जो राज्य की विधि आई, इसे लागू किया जाना चाहिए, ना कि न्यायाधीशों की इच्छा को। न्यायाधीशों की इच्छा लागू नहीं होगी, ये चीज लागू होगी। और इस तरह से विधि कहां से आई, नैतिकता से। नैतिकता कहां से आई, पक्ष और प्रतिपक्ष से। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मौजूद थे। इस ढंग से सबने अपनी नैतिकता, ठीक है, उत्पन्न की, और फिर सबकी नैतिकता में जो समाज के नियामक थे उन्होंने वस्तुपरक नैतिकता, या यूं कहें कि राज्य की विधि, इसको जन्म दे दिया। और इस राज्य की विधि के मुताबिक सारा कुछ चलना चाहिए। इसलिए फिक्ते ने जब प्रारंभ में सोचना शुरू किया था तो वो इस मत का था कि व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। पक्ष, प्रतिपक्ष, ठीक है। हम पैसा पैदा करना चाहते हैं, समृद्धि पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। इसका प्रतिपक्ष ये है, ठीक है, कि ये भी समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनसे ज्यादा समृद्धि हमें प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। हमारे बराबर ये भी है, तो इनसे ज्यादा समृद्धि हम कैसे प्राप्त करेंगे, व्यापार करें, इनसे ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। तो व्यापार इस ढंग से जन्म लेता है, पक्ष और प्रतिपक्ष है, ठीक है। हमें इनसे ज्यादा समृद्ध दिखने की भावना है ना, ठीक है। इनसे ज्यादा समृद्ध हम होंगे कैसे, क्योंकि खुद भगवान के अंश जब आए थे तो दोनों एक जैसे थे, ठीक है। तो अच्छा, ये बड़े आदमियों के पैदा हुए तो फिर इनका इनमें भाव होगा, ठीक है, कि हम और बड़े हो जाएं, या अपने बड़े आदमीपन को बरकरार रखें इसलिए, और हम इनके बराबर बनने के लिए। तो पक्ष प्रतिपक्ष ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके बीच संघर्ष होता रहेगा, तो व्यापार पैदा हुआ, ठीक है। इसी ढंग से हर चीज पैदा होगी, जैसे व्यापार में ऐसे ही हर चीज पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो फिक्ते कहता है कि ये तो पैदा हुआ, लेकिन हम पूरी दुनिया पर व्यापार करें, पूरी दुनिया में सभी हमसे व्यापार करें, और कोई किसी, ये मेरी भावना है, ये इनकी भी भावना है कि पूरी दुनिया हमसे व्यापार करे, ठीक है। तो प्रारंभ में वो स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर है, स्वतंत्र व्यापार का। लेकिन आगे जब उसने अनुभव किया कि प्रतिपक्ष तो इसका भी आएगा, भाई सबका प्रतिपक्ष तो इसका भी है, और इसका प्रतिपक्ष ये है कि हम चाहेंगे पूरी दुनिया हम ही से करे, ये चाहेंगे पूरी दुनिया हम ही से करे, फिर मोनोपोली आएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा समाज में। इसलिए फिर बाद में वो राज्य के माध्यम से व्यापार के विनियमन के पक्ष में आ गया कि नहीं, राज्य के माध्यम से विनियमन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पक्ष हर चीज का प्रतिपक्ष है ना, हर चीज का प्रतिपक्ष है। तो अब इसमें संघर्ष होने लगेगा, तो उन्नति की बजाय अवनति शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए राज्य के माध्यम से विनियमन का पक्षधर वो हो गया, लेकिन न्यायाधीशों की निरंकुश शिक्षा का विरोधी है, ठीक है ना। तो ये फिक्ते है,
हमें नहीं लगता कि अब फिक्ते आपको समझ है ही कुछ नहीं, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष का संघर्ष नैतिकता। लेकिन ये जो नैतिकता आ रही है आत्मगत है, सब्जेक्टिव है। इस नैतिकता का संघर्ष जब बस, क्योंकि हर चीज का संघर्ष होगा ना, अब ये नैतिकता एक पक्ष बन गई, लेकिन दूसरों की नैतिकता ये प्रतिपक्ष, इनके भी संघर्ष हुआ, वस्तुपरक नैतिकता आ गई। और वस्तुपरक नैतिकता कोई कानून कह रहा है, राज्य की विधि कह रहा है, ठीक है। तो विधि का जो है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट, हु थिंक्स अबाउट दैट, दैट इज द फिलोसफी। दर्शन क्या है? विचार कहां से पैदा हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में सोच, इसके बारे में विचार, इसी को दर्शन कहते हैं, यही फिलॉसफी है, ठीक है ना। तो ये फिक्ते हैं। हीगल पर हम लोग कल बात कर लेंगे। मोस्टली हीगल ऐसे ही है, इसलिए हम कह रहे थे कि फिक्ते समझना जरूरी है, अन्यथा हीगल नहीं आएंगे। ठीक, बाकी बात कल।